हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री में पार्ट 3 जो है क्लास 12th का, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है, उसका लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या प्रॉब्लम हम झेल रहे थे, और जब संविधान बनाना स्टार्ट किए उस समय जो एक एक प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे पार्टीशन का प्रॉब्लम आया, इतना सारा वायलेंस हुआ, तो क्या हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में कुछ असर पड़ा, या क्या उन्होंने कुछ अपने जो बनाने वाले थे उसमें चेंजेज वेंजेज किए। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि विज़न क्या था जब हम संविधान बनाने गए, तो हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि हम अपने देश को किस राह पे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि हम जब तक एक गोल नहीं सेट करें कि हम हमारा देश चाहिए रिपब्लिक या हमारा देश चाहिए मोनार्की, तो हम संविधान नहीं बना सकते। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो संविधान बनाने वाली कमेटी थी वो कैसे बनी, कौन कौन लोग आए उसमें, कौन लोग नहीं आए, ये सब डिस्कस करेंगे। विज़न क्या था, कैसे बना, कैसे डिबेट हुआ, कैसे कॉन्फ्लिक्ट आता था, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो क्लास 12th में है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि संविधान को कैसे फॉर्म किया था, उस समय क्या क्या सिचुएशन था, जैसे क्विट इंडिया में क्या क्या सिचुएशन था, जैसे पार्टीशन हो गया था, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बैठने से पहले क्या क्या सिचुएशन था, वो सब हमने डिस्कस किया था। उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली वही बॉडी है जो संविधान बनाने के लिए बैठी थी। उसमें कौन कौन लोग थे वो सब डिस्कस किया हमने। उसका डोमिनेंट वॉइस, मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ऑलमोस्ट 300 मेंबर थे। 300 मेंबर में सबका आवाज़ सेम तो नहीं था ना, किसी की बात की ज़्यादा वैल्यू होती थी, किसी की बात की कम वैल्यू, लेकिन सबकी बात सुनी जाती थी। एटलीस्ट सबको डिबेट में पार्टिसिपेट का मौका मिलता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ से डिस्कस करेंगे विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात क्या कहता है। जैसे भाई एक एग्जांपल लेते हैं, हम कोई किताब लिख रहे हैं, किताब लिखने से पहले हम कुछ बना लेते हैं ना कि इस किताब में क्या क्या आना चाहिए। जैसे इस किताब में इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, इस किताब में डेमोक्रेटिक की बात होनी चाहिए। सेम विजन भी वही था। विदाउट विजन मतलब विदाउट गोल के हम रास्ते पे जा ही नहीं सकते। किस दिशा में जाएंगे हमें यही नहीं पता था ना। तो विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब था एक ऑब्जेक्टिव, कि हम जो संविधान बनाना चाहते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या हम चाहते हैं संविधान में लाना। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, क्योंकि 9 दिसंबर को पहले बार बैठे, तो 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सिंपल था कि आउटलाइन किया गया था कि ये तो आइडियल्स आने ही चाहिए। मतलब ये पर्टिकुलर आइडिया जैसे डेमोक्रेटिक का, रिपब्लिक का, सॉवरेन का, इंडिपेंडेंट, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सब आइडिया आना ही चाहिए हमारे संविधान में, ताकि हमारा संविधान में जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली प्रोसीड कर सके और संविधान बना सके। लेकिन उनको एक फ्रेमवर्क मिल जाना चाहिए था ना, कि भाई आप कभी भी आप ऐसे नहीं सोच सकते, आप कभी मोनार्किक कंट्री के बारे में नहीं सोच सकते, आप ऐसा सोचना ही मत। आप कभी फ्रीडम को हटाने की बात ही मत सोचना, फ्रीडम के साथ खिलवाड़ ही मत करना। क्लियर। और इसके साथ ये तो आपको पता है इंटीरियम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, उसके भी लीडरशिप कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने ही क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और बहुत सारे कमेटी, जो मेजर कमेटी बनी थी, 8 मेजर कमेटी, उसमें 3 के हेड तो यही थे। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ था, अब क्वेश्चन उठता है कि आप पूछोगे कि भैया इसमें क्या क्या दिया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ऐसी क्या क्या बात की गई थी। तो कुछ बात जो आपका प्रियम्बल आपको पता है, जो आपका हमारा संविधान का प्रियम्बल है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इनटू ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू, जैसे उसमें जस्टिस की बात की गई है, लिबर्टी की बात की है। जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद इक्वालिटी की बात की गई है, फ्रेटर्निटी की बात की गई है। तो ये सब बातें, यानी हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि जो हमारा अभी वाला प्रियम्बल है ना, अभी वाला प्रियम्बल, वो एक मॉडिफाइड रूप है किसका, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। सिंपल आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या क्या बात की थी, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अब हम किसी के डिपेंडेंट में नहीं जाना है। सॉवरन का मतलब होता है कि संप्रभुता वाला देश, कि मतलब कि कोई
और हमारे मैटर में, कोई और कंट्री हमारे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा। रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा, जैसे प्रेसिडेंट, वो भी चुनाव से होगा, भले ही इनडायरेक्टली हो, इनडायरेक्ट चुनाव से होगा। ऐसा नहीं कि हेड ऑफ स्टेट किसी एक फैमिली से आ रहा है, जैसे इंग्लैंड में होता है, थाईलैंड वगैरह में होता है ये सब। और सिटीजन को जस्टिस दिया जाएगा, इक्वालिटी की बात की गई, फ्रीडम की बात की गई, और एडिक्वेट सेफगार्ड होगा माइनॉरिटी को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल एरिया के लोगों को, डिप्रेस्ड क्लास को, जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है उन सबको जस्टिस मिलेगी और इक्वालिटी मिलेगी और बहुत सारे एडुकेट प्रोटेक्शन मिलेगा। ये सब बात की गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। और जब उनसे पूछा गया कि सर आप तो लाए हो सारे देश के संविधान को लाए हो, तो आप सिंपल कॉपी कर लोगे? नहीं भाई, ऐसे सिंपल कॉपी नहीं करेंगे। हम देखेंगे क्या ये पर्टिकुलर एक्ट हमारे देश के लोगों पे फिट बैठ रहा है, यानी लोगों के टेम्पर पे फिट बैठ रहा है, और क्या लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी हम लाएंगे। और फिर लोग से डायरेक्ट तो हर बार नहीं ना पूछ सकते, इसीलिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली का रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए था, वाइड होना चाहिए था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का रिप्रेजेंटेशन बहुत वाइड होना चाहिए था, क्योंकि इसमें ट्राइबल एरिया के भी लोग होने चाहिए थे, SC के भी लोग होने चाहिए, बैकवर्ड क्लास के, क्योंकि ये अगर ट्राइबल पीपल होंगे तो ट्राइबल एरिया के लोग होंगे तो अपने लोगों की बात आराम से रख सकते हैं ना, डिबेट में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं। यही कारण था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो वाइड रिप्रेजेंटेशन से लोग आए थे, हर एरिया से लोग आए थे। तो जब जैसे आपके प्रियम्बल में लिखा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो हमारा संविधान बनाए कौन कौन है, हम सब ने बनाए हैं। तो सबसे पहले जब ऐसी बात चली थी ना कि ये वाला लाइन होगा कि नहीं, कि कौन बनाया है, क्या कोई और ने बनाया है, ऐसा थोड़ी कि ब्रिटिश ने बनाया है। तो इस बात पे एक सोमनाथ लाहिरी, उन्होंने बोला देखो, जब भी कोई भी बात चलती थी ना, कोई भी बात कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चलती थी, तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए कोई ना कोई लोग खड़े ही हो जाते थे, उसके खिलाफ बोलने के लिए। खिलाफ इन द सेंस नहीं कि आप गलत बोल रहे, नहीं, खिलाफ इन द सेंस कि आप बोल रहे हो सही है, लेकिन इसमें एक और चीज़ होना चाहिए। ऐसे होता था कि आप तो बोल रहे हो ये सही है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सोमनाथ लाहिरी बोलते थे कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, सोमनाथ लाहिरी सिंपल बोलते थे, सर आपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात की, लेकिन हमें लगता है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली तो हम ब्रिटिश का ऑर्डर से बनाए, ब्रिटिश का क्रिएशन है, और कैसे चुनाव होगा ये भी उन्होंने ही बताया। तो जवाहरलाल नेहरू को भी सेम चीज़ लगता है, इसीलिए बोले कि हम संविधान कुछ इस तरह से बनाएंगे कि लोगों के लिए बनाएंगे। इवन जो हमारे सोशल रिफॉर्मर थे, चाहे विवेकानंद जी टाइप या राजा राम मोहन राय टाइप, ये सभी क्या चाहते थे, ये चाहते थे सोसाइटी के हर सेक्शन को राइट मिले, इक्वल राइट मिले। तो लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने सोचा कि संविधान हम कुछ ऐसा संविधान बनाते हैं जिसमें डेमोक्रेसी हो, इक्वालिटी हो, जस्टिस हो, यानी लोगों के लिए, लोगों के विल को समझा जाए। मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से हमें जो ऑर्डर दे रहा है हम माने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग क्या चाहेंगे, लोगों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जब यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो लोग कंस्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, एक थे महात्मा गांधी और एक थे जिन्ना। तो आपको एक नाम पता होगा, जगजीवन बाबू उनको बोलते हैं। जब जगजीवन बाबू मेंबर थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के, जब वो महात्मा गांधी के पास गए, महात्मा गांधी आश्रम में रहते थे, महात्मा गांधी जी आश्रम में रहते थे, तो पूछ रहे कि सर आप तो नहीं हैं कंस्टिट्यूएंट असेंबली में, तो हम लोग कैसे बना पाएंगे। उनसे वो पूछने गए कि हम कैसे बना पाएंगे, हमसे हो पाएगा या नहीं। तो एक चीज़ महात्मा गांधी उनको बोले कि बस तुम कोई भी कानून बनाना ना, कोई भी कानून देखना वो कानून देश के सबसे नीचे वाले तबके पे क्या प्रभाव करेगा। अगर तुम्हारे दिमाग ने बोल दिया कि दिल और दिमाग ने बोल दिया कि अच्छा प्रभाव करेगा, तो चलो वो कानून ठीक है। ये बात आप देख सकते हो, ये सब स्टोरी देख सकते हो। जो प्रधानमंत्री सीरीज ABP न्यूज़ पे अभी भी है, वो देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इन सब बातों से रिलेटेड। तो अब क्वेश्चन उठता था कि चलो हमने संविधान में बहुत कुछ बना लिया, लेकिन डिबेट तब छिड़ा जब हम पार्ट 3 ऐड कर रहे थे। पार्ट 3 क्या है, फंडामेंटल राइट, यानी राइट के बारे में डिस्कस करते थे। तो यहाँ पे हाउ वेर द इंडिविजुअल सिटीजन टू बी डिफाइंड, और ऑप्रेस्ड ग्रुप को क्या स्पेशल राइट मिलना चाहिए, माइनॉरिटी को स्पेशल राइट मिलना चाहिए। और ये इन सबसे विवर्क कौन माइनॉरिटी है, कौन
किस बेसिस पे हम माइनॉरिटी बोलेंगे, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, और भी हो सकता है एथनिसिटी के बेसिस पे, और भी किस बेसिस पे बोलेंगे माइनॉरिटी। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट वगैरह चलता था। तो लेकिन दो डिबेट था, दो इंसान का डिबेट था, बहुत इम्पोर्टेंट था। एक था पोकर बहादुर और एक था देखो, सबसे पहले एक इंसान ने बहुत ज़्यादा डिबेट किया किस बात पे। एक है बहादुर, पोकर बहादुर जिनका नाम था। उन्होंने क्या किया, 27 अगस्त 1947 को समझो हम आज़ाद हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने बोला कि सर सेपरेट इलेक्टोरेट को हम रहने ही देते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट था क्या कि मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ मुस्लिम को ही वोट देगी, हिंदू सिर्फ हिंदू को ही वोट देगा, सबकी अलग अलग कम्युनिटी होती है। तो इसने जैसे ही इसने बोला तो सिंपल सिंपल सामने से यही जवाब होगा, क्यों बोलो, क्यों क्यों चाहते हो ऐसा। तो बोला कि सर कि सेपरेट इलेक्टोरेट से होगा क्या पता है, पॉलिटिकल हार्मनी बनेगी। पॉलिटिकल हार्मनी क्यों, क्यों पॉलिटिकल हार्मनी, दो पार्टी अगर इक्वली रिप्रेजेंटेड होते हैं, इस पार्टी के भी सीट होते हैं, इस पार्टी के भी सीट होते हैं, तो दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। अगर मान लो एक पार्टी की सारी सीट है, दूसरी पार्टी की कुछ सीट नहीं है, तो ये छोटी वाली पार्टी की बात मानेंगे नहीं, तो पॉलिटिकल हार्मनी नहीं रहेगा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हट गया तो जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो गई। इन्होंने ये जवाब दिया। और उसके बाद इन्होंने बोला कि ये सिंपल पूरा जिन्ना का लाइन है। उन्होंने बोला कि सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होगा, मुस्लिम को अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिसको इसको उनको मीनिंगफुल वॉइस मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी में जो होती है ना, उसको वॉइस बोलते हैं, पॉलिटिकल वॉइस सरकार में। और मुस्लिम क्या भलाई, ध्यान देना, मुस्लिम का भलाई यानी मुस्लिम का जो ज़रूरत है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं, और यही है। और मुस्लिम नॉर कुड ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मस्टली बी चूजन बाय पीपल हु डिड नॉट, मतलब कि मुस्लिम में कौन अच्छा होगा इसका रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते, कोई और नहीं। अब नेशनलिस्ट को गुस्सा आ गया, जो नेशनलिस्ट लोग थे उनको गुस्सा आ गया कि बोलते थे, ये बोले कि पागल है, क्योंकि इनको पता, नेशनलिस्ट को पता था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट लाया गया था 1909 में, ये किसका कदम था, ब्रिटिश का कौन सा पॉलिसी का कदम था, डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने बोला कि अब नेशनलिस्ट सिंपल बोलते थे उनको कि अब वो छोड़ दो, कोई भी तुम्हें मिसगाइड नहीं करेगा। डिवाइड एंड रूल से कौन कर रहे थे, मिसगाइड कौन रहे थे, ब्रिटिशर्स ही तो मिसगाइड कर रहे थे और बोल रहे थे आप मांग करो सेप्टर। तो और एक और चीज़, पटेल जी सिंपल एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलते थे कि पॉइजन, सेपरेट इलेक्टोरेट एक ऐसा पॉइजन है जो पॉलिटिक्स, जो हमारा पॉलिटिक्स हमारे देश के पॉलिटिक्स में इंटर कर जाएगा और एक पॉइजन करेगा और हमारे देश को तबाह कर सकता है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात चली तो उसके खिलाफ में क्या आई, ये भी क्वेश्चन आपको सिंपल पूछ सकता है। अब कितना सारा 10 पॉइंट ऑलमोस्ट है दोनों मिला के। उसके बाद दो लोग थे बहुत इंपॉर्टेंट, एक एनजी रंगा जिन्होंने पीजेंट के लिए बोला, और एक थे मिस्टर जयपाल जिन्होंने ट्राइबल के लिए बोला। तो ये दोनों हम डिस्कस कर लेते। एनजी रंगा का क्या पॉइंट था, और जब बात चल रही थी एनजी रंगा का बात तब चल रही थी जब पीजेंट के लिए राइट वगैरह की बात चल रही थी। तो एनजी रंगा पीजेंट के मूवमेंट थी। देखो कंस्टिट्यूएंट असेंबली इसलिए इतना इंपॉर्टेंट था कि वाइड रिप्रेजेंटेशन था, हर एरिया के लोग थे। इन्होंने क्या बोला कि माइनॉरिटी नॉट ओनली इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माइनॉरिटी होना सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोशल प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इनको नीचे समझा जाता है, डाउन ट्रोडन समझा जा सकता है, मीनियल जॉब इनसे करवाए जाते हैं। क्लियर, एनजी रंगा बोलते थे कि सर चलिए ठीक है, लीगल राइट आप बताते हो ना कि इक्वलिटी बोला जाएगा, वो सब ठीक है, आप उनको बोल दिया कि चलो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये सब ठीक है, लेकिन इसके भी लिमिट है। ध्यान देना, इसके भी लिमिट है। हम चलो आप बोल रहे हो कि सब कुछ दे देंगे, चलो ये बात आपने बोला कि आपने बोला है, इन्होंने बोला, एनजी रंगा बोला कि अपोजिट लोग जो बोल रहे थे, जो माइनॉरिटी की राइट की बात कर रहे थे, तो इन्होंने बोला कि चलो आपने जो बोला कि पुअर पीपल को फंडामेंटल राइट देंगे, फंडामेंटल राइट टू लिव, फुल एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, और मीटिंग कर सकता है, मतलब एसोसिएशन बना सकता है, कॉन्फ्रेंस कर सकता है एसोसिएशन, और भी सबको बहुत सिविल लिबर्टी दे दी जाए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि इट इज़ एसेंशियल टू क्रिएट
लेकिन एक ऐसा कंडीशन बनाना होगा हमारी सोसाइटी में जो लोग इनके राइट को वायलेट ना करें। मतलब देखो, हम सिंपल राइट देने से कोई फ़ायदा नहीं कि चलो हम आपको राइट दें, लेकिन आपकी सोसाइटी में ऐसे कंडीशन ही नहीं बन पाएंगे जो इनके राइट को लोग वैल्यू करेंगे और इनके राइट को मानेंगे और इनके राइट को तवज्जो देंगे। लेकिन ऐसा कंडीशन अगर बना लिए तब क्या होगा, तब सोसाइटी अच्छा होगा। तो इस कंडीशन पे जोर देना होगा। तो मतलब इनके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही है ही, मतलब चाहिए ही चाहिए। मतलब इनको कुछ इससे कम तो चाहिए ही नहीं चाहिए, इनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि बहुत डाउन ट्रोडन रहे हैं। मिस्टर जयपाल ट्राइबल पीपल के लिए बोलते थे, ये ट्राइबल पीपल वो बोलते थे। मिस्टर जयपाल सिंपल बोले, सर हमें उतना लीगल राइट के बारे में नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम बहुत समय से हम दुखी पड़े हैं। मतलब हमें प्रॉब्लम, हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, चाहे कोई एरा का कोई भी लोग आया है, कोई भी राजा है, हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन ही होता है। लेकिन हम चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो, एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला ऐसा चैप्टर स्टार्ट हो जहाँ पे हमें कोई नेग्लेक्ट ना कर सके। तो मिस्टर जयपाल सिंपल बात बोलते हैं। और इन्होंने बोला कि सर देखिए, हम इतने सारे सालों से डिप्रेस्ड है, मतलब इतने सालों से डिप्रेस्ड है, मिस्टर जयपाल जो बोले थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो, सबसे पहले हम देख लिया एससी के बारे में, जिसमें NG रंगा ने बोला। फिर मिस्टर जयपाल बोल रहे थे ट्राइबल वालों के बारे में। देखो ऐसे दिया हुआ है आपके बुक में। उसके बाद यहाँ पे बात आता है डिप्रेस्ड क्लास के। डिप्रेस्ड क्लास में हम ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ SC और ST क्लास डिप्रेस्ड क्लास है, और भी क्लास हो गए जो ST और SC के अलावे भी कास्ट है जो डिप्रेस्ड क्लास है। देखो अब हुआ क्या था, एक बारी आपको पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में, ध्यान देना, इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में एक सिचुएशन ऐसा आया था जब 1932 के आसपास, जब डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। डिप्रेस्ड क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, जिसमें मोर और लेस फेवर में थे, BR अम्बेडकर जी फेवर में थे सेपरेट इलेक्टोरेट को, कि डिप्रेस्ड क्लास को सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास भी वोट देगा। तो इस पे गांधी जी अड़ जाते हैं। गांधी जी को लगता है यार ऐसे तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, देश बंटवारा हो जाएगा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे गांधी जी जब जेल में थे उन्होंने आमरण अनशन कर लिया। उसके बाद गांधी जी का सब लोग रेस्पेक्ट करते थे। उसके बाद बी आर अम्बेडकर जी ने इसको हटाया, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट को बोला कि इस डिसीजन को हम अभी रखते हैं दूर, और अभी हम बात करते हैं कि सर हमें रिजर्वेशन दे दीजिए, रिजर्वेशन ऑफ सीट दे दीजिए, किस में हम जनरल कैटेगरी में ही रहेंगे, लेकिन रिजर्वेशन ऑफ द सीट दे दीजिए। तो बट अब क्वेश्चन होता है कि सेपरेट इंडियन नेशनल मूवमेंट जब चल रहा था तो BR भी चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इन्होंने बोल दिया कि नहीं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इनको लगा कि नहीं यार, सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी देखें कि एक कम्युनिटी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रही थी और अलग हो गई। अब एक बार अगर इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की, तो कोई देश रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप लेटेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो पाकिस्तान से। पाकिस्तान अलग हुआ ना, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, फिर अलग हुआ। उसके बाद कुछ लोग डिप्रेस्ड क्लास में ऐसे थे जो अनटचेबिलिटी फेस करते थे, मतलब उनके साथ छुआछूत होता था, तो उनके लिए भी तो सेफ गार्ड करना होगा ना। उनके लिए सेफ गार्ड करना होगा कि लोगों को हमारे देश में यहाँ पे बताया गया ना कि कुड नॉट बी रिजॉल्व थ्रू द प्रोटेक्शन। सिर्फ हम ऐसा नहीं बोल देंगे चलो एक कानून बना दें, नहीं भाई। आप मांझी मूवी देख सकते हो, उसमें जब वो मिलने जाता है, जब गले मिलने जाता है जो मुखिया से, दशरथ मांझी जब शहर से आता है कि सर अब बराबर हो गए हैं, अब गले मिल लीजिए, तो कि कैसे उसको मारता है। तो यहाँ पे बताया जाए देयर डिजेबिलिटी वेयर कॉज्ड बाय सोशल नॉर्म, सामाजिक नॉर्म्स ही ऐसा है, लोगों का मोरल वैल्यू ही ऐसा है कि भाई इसको पहले ब्रेक करना होगा। गांधी जी बोलते हैं ना, पहले दिमाग हार्ट चेंज की बात करते, हृदय परिवर्तन की बात करते थे। सोसाइटी हैड यूज देयर सर्विस एंड लेबर बट केप्ट देम एट अ सोशल डिस्टेंस। मतलब कि जो एक कॉन्सेप्ट है ना पॉल्यूशन एंड प्योरिटी का, तो जो प्योर क्लास है
वो क्या करते हैं, इनका सर्विस लेते हैं लेकिन इसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। भाई काम है डिस्टेंस मेंटेन करने, इवन उनको टेम्पल वगैरह में भी नहीं आने दिया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है वी हैव बिन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर टू सफ़र नो मोर। जे नगप्पा बोलते हैं मद्रास के, जे नगप्पा, ये भी डिप्रेस्ड क्लास से बिलोंग करते थे। बोलते थे कि सर हमने बहुत सफ़र कर लिया लेकिन अब हम नहीं चाहते हम सफ़र करना, क्योंकि हम आज़ाद हो गए हैं। अब हम चाहते अपने आप को असर्ट करना, और आप वी हैव रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हमारे साथ क्या किया जाए। पार्टीशन के बाद तो इवन अम्बेडकर जी भी सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ हो गए। अब हुआ क्या, कंस्टिट्यूएंट असेंबली, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली रिकमेंडेड अनटचेबिलिटी टू बी एबॉलिश। हिंदू टेम्पल में सबको जाने दिया जाएगा, लोअर कास्ट को गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ बात यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटी छोटी बातें वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। अब बात हुई स्टेट को कितना, किसको कितना पावर किया है, एक ऊपर सेंटर नीचे स्टेट, क्योंकि पंचायती राज पहले नहीं आया था ना। तो यहाँ पे देयर वाज ए विगरस डिबेट हुआ कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कि राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पावर दिया जाए, स्टेट को कितना पावर दिया जाए। कुछ ऐसे थे जैसे B.R. अम्बेडकर, नेहरू जी, ये सब तो बोलते हैं भाई सेंटर को बहुत, आप स्टेट को पावर दीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सेंटर बहुत ज़्यादा पावर में होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जाए इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड फॉर अ बिग सेंटर। भाई बिग सेंट्रल अथॉरिटी होगा तो पीस को मेंटेन ही नहीं कर सकता है, सारा स्टेट अपने अपने में बात करेंगे। भाई अगर सेंटर कमज़ोर है ना तो जो देश होती है सारे स्टेट अपनी ऑटोनॉमी की मांग करने लगे। कुछ बोलेंगे मैं अलग होऊंगा, कुछ बोलेंगे मैं अलग होऊंगा, मैं उससे मिलूंगा, मैं यहाँ जा रहा हूँ। तो सेंटर का स्ट्रांग होना तो ज़रूरी है। क्लियर। तो पावर को डिवाइड किया गया, पावर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 लिस्ट बोला जाएगा, 3 लिस्ट, जिसको 7th शेड्यूल में डाला गया है, 7th शेड्यूल में। और इसमें एक था यूनियन लिस्ट, एक है कनकरेंट लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं, इसमें स्टेट लिस्ट में कानून बनाने का अधिकार है स्टेट को, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें कानून, स्टेट लिस्ट का कानून सेंटर भी बना सकता है। अब आर्टिकल 356 एक है पावर जिसमें स्टेट पे कंट्रोल इस्टेब्लिश कर सकता है सेंटर इमरजेंसी के सिचुएशन में। प्रेसिडेंट रूल है, इसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। फिस्कल फेडरलिज्म, कि फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है टैक्स बांटने का अधिकार, किसको कितना टैक्स मिलेगा या कौन से टैक्स किसको लेना है। देखो तो के संथानन बोलते थे देर इज ऑलमोस्ट एन ऑब्सेशन डेट बाई एडिंग ऑल काइंड ऑफ पावर टू द सेंटर वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्ग। बोलते थे कि देखो इधर जवाहरलाल, मैंने बोला ना कि हर पॉइंट पे कोई ना कोई खिलाफ हो ही जाता था। जैसे वहाँ जवाहरलाल नेहरू और B.R. अम्बेडकर बोल रहे थे ना कि सेंटर तो चाहिए स्ट्रॉन्ग, तो इसके खिलाफ में के संथानम हो गए। ये बोलना कि हमें तो एक ऑब्सेशन है कि जितना ज़्यादा सब्जेक्ट सेंटर को देंगे सेंटर उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये बोलते थे कि दिस वाज अ मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन है। सेंटर अगर बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गया बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के, तो कैसे काम अच्छे से करेगा, तो अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगा। और ये भी बोलते थे कि भाई फिजिकल पावर है बहुत ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड सेंटर। ये आपको भी पता है कि स्टेट को पैसे की बार बार ज़रूरत पड़ती थी। इवन अभी के सिचुएशन में, कोरोना वाले सिचुएशन, सारे स्टेट मांग करे कि हमको पैसे दीजिए। अगर स्टेट के पास भी बहुत सारे पैसे के स्रोत रहते तो इतना नहीं ना मांगता। तो व्हाट वी वांट टुडे ये स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अम्बेडकर है डिक्लेयर दैट स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर होना चाहिए और मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी हैड क्रिएटेड अंडर मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो हमने सेंटर क्रिएट किया है था उससे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया कि लैंग्वेज, ये इशू है। हाँ, लैंग्वेज, नेशन का लैंग्वेज कितना हो, क्या होना चाहिए। तो नॉर्दर्न इंडिया के लोग तो सिंपल बोलेंगे भाई हिंदी। इवन गांधी जी भी बोलते थे कि हमें ऐसा लैंग्वेज यूज करना चाहिए जो कॉमन मैन का लैंग्वेज हो। उन्होंने बोला कि एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज रखते जो मिक्सचर हो बहुत सारे लैंग्वेज का, हिंदी संस्कृत वगैरह का। और कुछ लोग तो सिंपल हिंदी, जैसे आरवी धुलेकर ये सिंपल बोलते थे, हिंदी के बारे में बोलते थे कि हिंदी तो होना चाहिए, लेकिन भाई इसका स्ट्रॉन्ग
क्रिटिसिज्म हुआ साउथ वाले लोगों से। यहाँ पे बोलते थे पीपल हु आर ओपन इन द हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी। सिंपल एक इतना स्ट्रॉन्ग लाइन है, आप देख रहे हो ये स्ट्रॉन्ग लाइन कितना है कि जो हमारे देश के किसी हाउस में है, ध्यान देना, हमारे देश के किसी हाउस में और ऐसे हाउस में जो संविधान के द्वारा बनाया गया है और उनको हिंदुस्तानी नहीं आता, हिंदुस्तानी लैंग्वेज नहीं आता, तो भाई वो क्यों इस हाउस में बैठे हुए हैं, उनको तो इस हाउस में बैठने का कोई अधिकार ही नहीं। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन। तो इसके खिलाफ में सीधा चले गए। श्री शंकर राव देव इन्होंने बोला, ये भी कांग्रेस मैन थे और गांधी जी के फॉलोअर थे, और इन्होंने बोला कि इन्होंने सिंपल एक चीज़ बोला, he had accepted Hindustani as a language of nation, but he wanted, if you want my wholehearted support, you must not do anything which might raise my suspicious and which will strengthen my fear। मतलब इन्होंने सिंपल बोला, बहुत अच्छा लाइन वो, क्योंकि गांधी जी के आर्डेंट फॉलोअर थे, कांग्रेस मैन थे, तो उन्होंने बोला कि मैं आपका साथ दूंगा, लेकिन आप चाहते हो कि मैं होल हार्टेडली आपका साथ दूं, तो आप कुछ ऐसा ना क्रिएट करो, आप ऐसा कुछ नहीं करो जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज है तो कि मुझे सस्पिशियस क्रिएट हो जाए आपके बारे में, आपके लोगों के बारे में, और मेरा फियर और स्ट्रेंथन होने लगे। आप कुछ ऐसा ना, मतलब ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है, बहुत 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 ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। आप देख सकते हो कि कुछ नहीं बोला लेकिन बहुत कुछ बोल दिया। तो यही है हमारा चैप्टर। इसके बाद मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री कराऊंगा। मेडाइवल हिस्ट्री का चैप्टर 1 कल आएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमें भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या पसंद आया और क्या मैं चेंज करूं ताकि अगली बार आपको पसंद आए ही आए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।